नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो LT की जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पूर्व आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएँ और रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का ये त्यौहार। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ पर बनने की 100% यहाँ पर से उम्मीद है। अब कभी क्वेश्चन बन रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको पता होना नेशनल करिकुलम क्या है, फ्रेमवर्क 2005 NCF जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए दोस्तों, पाठ्य चर्चा की अगर हम बात करते हैं, पाठ्य चर्चा का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये पाठ्य चर्चा अंग्रेजी के अगर कहें जो शब्द है करिकुलम की हम जब बात करते हैं तो इसका क्या है, ये हिंदी रूपांतरण इसे माना जाता है। पाठ्य चर्चा की हम बात करते हैं, पाठ्यचर्या की हम जो बात करें तो ये होता है। जब करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी लैटिन भाषा से क्वेरी से ये शब्द से इसकी हुई है और ये शब्द से इसकी क्या है उत्पत्ति हुई है। अब इस शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, जो करिकुलम शब्द जो लैटिन भाषा का है, क्वेरी की हम जब बात करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो होता है आपका रेस कोर्स, हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है रेस कोर्स, इसका मतलब होता है कि दौड़ का मैदान। ठीक है, दौड़ के मैदान की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी है, पाठ्यचर्या को ये क्या दी गई है, आपको इसकी संज्ञा दी है। अब पाठ्यचर्या की हम बात करते हैं, पाठ्यचर्या की अगर हम बात करते हैं ये आपका हिंदी क्या है शब्द है। अगर हम इसका इंग्लिश शब्द की अगर बात करते हैं तो इसका क्या है, जो इंग्लिश में अगर हम जब इसको उच्चारित करते हैं तो क्या है करिकुलम, ये शब्द ये होता है। अब ये क्या है अंग्रेजी का शब्द है। अब इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की क्वेरी से इसकी क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो इसकी उत्पत्ति हुआ और इसका जो अर्थ होता है, ठीक है, जो ये शब्द है जो लैटिन भाषा का जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है इसका अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये रेस कोर्स के रूप में हम इसको कहीं ना कहीं हम समझते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको दौड़ के मैदान के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है। ये कौन सा दौड़ का मैदान है, जिस पर बालक क्या करता है अपने उद्देश्यों को पाने के लिए कहीं ना कहीं दौड़ता है। मेन उद्देश्य क्या होता है, अगर जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य की जो रूपरेखा की हम बात करते हैं, नेशनल करिकुलम की हम बात करते हैं, तो इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है, बालक को अपने गोल को कहीं ना कहीं जो उसके उद्देश्य है उन उद्देश्यों के लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात जतन करने पड़ते हैं। निरंतर वो क्या करता है, गतिशील रहता है। गतिशील मतलब दौड़ता रहता है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर आप कहते हो कि उच्च शिक्षा तक निरंतर वो क्या है दौड़ के मैदान में कहीं ना कहीं निरंतर गति की भांति जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ता है उसी प्रकार से वो भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, निरंतर दौड़ता रहता है। जैसे कि अभी आप लोग LT की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन जो कर रहे हो आप गतिशील हो, गतिवान तरीके से क्या करो, निरंतरता आप में आई है और उससे क्या होता है कहीं ना कहीं आप भी उस घोड़े जो रेस का जो घोड़ा होता है वो क्या करता है, वो उस गोल को फिनिश करने की कोशिश करता है जिस गोल पे एक प्राइज होता है। ठीक है, वो घोड़ा क्या करता है, उसको दौड़ता रहता है, अंततः वो अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं उस रेस को फिनिश करता है और पहली पोजीशन वो पा लेता है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ भी है। आपने अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए LT में सिलेक्शन पाने के लिए आप क्या करें, निरंतर जद्दोजहद करें और निरंतर दौड़ते हुए जा रहे हो। तो यही है कि पाठ्यचर्या जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। अब देखिए भारत में अभी तक अगर हम बात करें तो 4 बार NCF की क्या है रूपरेखा बनी हुई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो ये है इसकी क्या है रूपरेखा बनी है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की क्या है, अभी तक इसमें 4 बार इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया है। कब कब ये रूपरेखा तैयार की गई है, आप एक पेन उठाइए और इस चीज़ को आप क्या है कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बार जो इसकी रूपरेखा जो तैयार हुई थी 1975 में इसकी रूपरेखा क्या हुई, तैयार हुई। ठीक है, ये प्रथम बार इसमें क्या हुई, ये रूपरेखा कब बनी, NCF की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बनी थी, आपको पता होना चाहिए 1975 में। उसके बाद जो दूसरी रूपरेखा जो तैयार की गई
गई थी वो की गई थी 1988 में इसकी दूसरी रूपरेखा तैयार की थी। उसके बाद जो की गई थी तीसरी वो की गई थी आपकी 2000 में इसकी क्या की थी तीसरी रूपरेखा तैयार की गई थी। और उसके बाद चौथी अगर हम बात करें तो वो चौथी जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपकी क्या है 5वीं 2005 जो चौथी रूपरेखा ये बनकर तैयार हुई। देखिए 1993 में अगर हम बात करें तो यशपाल समिति ने क्या करा, समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की क्या की थी पैरवी की थी या कहें उसकी अनुशासन की क्या करी थी कहीं ना कहीं पैरवी करके वो प्रस्ताव रखा। ठीक है, ये कभी किसने की कि भैया ऐसा कौन सा वो समिति थी, ऐसी कौन सी समिति जिसने शिक्षा के बोझ को कहीं ना कहीं कम करने के लिए अनुशासन सा करने की क्या की थी, उसने अपने प्रस्ताव या कहें अपने उद्देश्यों को उसने दिया या कहें उल्लेखित किया गया था उसने, तो वो आपकी क्या है यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा कि ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा किताबों कॉपी किताबों से लज जाए तो वो शिक्षा नहीं मानी जाती है। वो शिक्षा वो मानी जाती है जो बच्चे को जो शिक्षक द्वारा जिस चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है वो बेहतरीन तरीके से वो समझ पाए, तो उसी को क्या कहा जाता है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको रखा गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस प्रकार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो 2005 में अगर कहेंगे चौथे नंबर की क्या थी आपके ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की ये रूपरेखा यहाँ पर क्या की गई थी तैयार की गई थी। जब हम बात करते हैं कि 2005 के जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2005 में इसकी जो अध्यक्षता की थी यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, यशपाल शर्मा की क्या की थी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। अब यहाँ पर देखिए 1993 में यशपाल समिति ने भी जो ये हैं इनके अध्यक्ष हैं इन्होंने क्या कहा था बिना बोझ के शिक्षा को देने की यहाँ पर बात की गई थी। बच्चों पे ज़्यादा बोझ ना देते हुए, ज़्यादा किताबों का भार ना लेते हुए उसको थोड़ा कम करते हुए बिना बोझ की शिक्षा यहाँ पर प्रदान करने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नेशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें 2005 में इसमें जो सचिव रहे वो कौन रहे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वेता उत्पल ये रही। उत्पल ये क्या थी आपकी इसकी सचिव के रूप में बहुत दफ़े पूछा जाता है। 2005 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो श्वेता जी को इसको किया गया था, इसमें नियुक्त किया गया था। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये इसका क्या करने का कार्य नामवर सिंह ने इसको किया गया था। अब देखिए जो इस राष्ट्रीय करिकुलम जो नीति है, राष्ट्रीय रूपरेखा चर्चा की अगर हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आने वाली जो अशुद्धियाँ थी उन अशुद्धियों को कहीं ना कहीं इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको दूर करने का यहाँ पर क्या कर भरसक प्रयास यहाँ पर किए गए। तो ये जो अशुद्धियों को दूर करने का जो कार्य जिसने किया वो शख्स कौन था, कभी क्वेश्चन पूछा, नामवर सिंह ने उसको क्या किया था आपके उन कमियों को कहीं ना कहीं दूर किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है इसको इस तरीके से देखिए, नामवर सिंह ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में किन चीज़ों की विसंगतियों को दूर करने पर साराधी रूप में कार्य किया, तो आपको पता होना चाहिए भाषागत जो भाषा के अंतर्गत जो आने वाली जो कमियां हैं उन कमियों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण दायित्व इनके द्वारा निर्वाह किया गया था। अगर हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम 2005 का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया, किस पर आधारित था, तो मैं आपको बता दूं ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे निबंध, जो इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार इनके द्वारा किया गया था। आपको मैं बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर शख्सियत की अगर मैं बात करता हूँ, आपको ये एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में, साहित्य के रूप में, या कहें एक दार्शनिक के रूप में, और एक मूर्तिकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, एक अगर कहें शिक्षकविद के रूप में, या फिर लेखक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार जो क्या किया था, इनका एक निबंध था वो बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात कि सभ्यता को प्रगति की पथ पर किस प्रकार से अग्रसर होना चाहिए, उसमें इन्होंने बहुत ढेर सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में तो भारत सरकार ने इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो इनका जो निबंध था, तो ऐसे के आधार पर इन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को निर्माण करने में इनकी जो ऐसे था उसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो निर्माण करने हेतु जो प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में क्या हुआ था, एक संचालन समिति का किया गया था, गठन किया गया था। देखिए, समिति का निर्माण के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया था, फ्रेमवर्क के आधार पर अगर मैं बात करूं एनसीएफ 2005 की, तो प्रोफेसर यशपाल जी के नेतृत्व में क्या थी, एक समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। और ये इसका जो संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इस समिति के संचालन में टोटल 35 सदस्यों को इसमें क्या क्या रखा गया था। और एनसीईआरटी के सदस्य इसमें कितने थे, तो उसमें अगर बात करूँ तो 3 सदस्य आपके एनसीईआरटी के तरफ से थे। और इस समिति के जो कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो कुल सदस्य कितने थे आपके 35। अगर हम टोटल अगर करें तो इसमें जो थे 38 क्या थे आपके टोटल सदस्यों को इसमें रखा गया था। अब देखिए, इस प्रकार एनसीएफ 2005 में कुल जो सदस्य थे अगर हम बात करते हैं तो वो आपके कितने थे, 38 सदस्य थे। कभी क्वेश्चन बनेगा, देखिए अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एनसीईआरटी के कितने सदस्यों को इसमें नामित किया गया था। आपको पता होना चाहिए 3 सदस्यों को इसमें किया गया था, नामित किया गया था। अब एनसीईआरटी के सदस्यों को छोड़ते हुए एनसीएफ 2005 में कुल कितने सदस्यों को इस समिति का सदस्य के रूप में उनको बनाया गया था, तो उसमें टोटल आपके 35 सदस्य थे। देखिए, उल्टे सुलटे क्वेश्चनों को बनाना सीखना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपना कमेंट भी इस वीडियो में दें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ आप लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो 2005 की जो रूपरेखा हेतु क्या किया था, 21 क्या कहते हैं फोर्स समूह को क्या किया था यहाँ पर गठन किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 21 टास्क फोर्स को यहाँ पर क्या किया था, गठन किया गया था। ऐसे समूहों को इसमें क्या किया था, इसकी रूपरेखा को गणना करने के लिए, इसकी रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए, उसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए 21 टास्क फोर्स कमेटी को यहाँ पर किया गया था। इन समूहों को यहाँ पर क्या गया था, उनका गठन इनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किस मंत्रालय द्वारा या किस विभाग द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था, इसमें जो ये तमाम चीज़ों को लाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम अब चेंज हो गया है, आपको पता होना चाहिए भारतीय शिक्षा मंत्रालय इसको कह दिया, शिक्षा मंत्रालय के रूप में हम इसको आज जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री, अब ये ना रहते हुए आपके क्या है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में हम इसको अब जानते हैं, याद रखिएगा। की पहल पर क्या गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको किया गया है, इसका निर्माण किया गया। अब निर्माण रही संस्था कौन थी, तो आपको बताना है मानव विकास मंत्रालय इसको रखा था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को क्या किया था, इसमें इसका दायित्व दिया गया था कि भैया आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की क्या है रूपरेखा तैयार कीजिए। इस रूपरेखा को तैयार करने में जिसने अपनी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका जो निभाई थी वो कौन थी, आपकी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था, तैयार किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एनसीएफ क्या कहते हैं इसको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा चर्चा की हम बात कर रहे हैं, तो इसको जो कहा गया है, इसके निर्माण की जो स्वीकृति जो दी गई थी, अगर बात करूँ CABE इसके द्वारा इसको क्या किया गया था, आपके इसको निर्माण करने की अगर कहें, इसको जो परमिशन दी गई थी वो CABE के द्वारा इसको किया गया था। इसको कहीं ना कहीं आपको स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, अब इसके द्वारा दी गई थी तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीईआरटी द्वारा इसको किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 की
जो समय समय पर इसकी क्या की थी समीक्षा कौन किसके द्वारा की जाएगी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की निर्माणदायी संस्था कौन थी। ठीक है, अब निर्माणदायी किसके द्वारा इसको निर्माण किया गया था, तो एनसीईआरटी के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। और एनसीईआरटी ही क्या करेगी, समय समय पर इस पर मॉनिटरिंग करेगी, समय समय पर इसका क्या करे, किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, क्या ये जिस उद्देश्य के लिए हमने इसे बनाया है, क्या ये इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो एनसीईआरटी इसको क्या करेगी, मॉनिटर ये समय समय पर इसकी क्या करेगी, समीक्षा इसको करती रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है एनसीएफ 2005 का जो आधार था एनपीई। ठीक है, एनपीई, ठीक है, जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये 1986 और 1992 को मानकर इसका आधार बनाया गया था। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो आधार, बेसिकली जो आधार बनी थी, जो हमारी दूसरी जो शिक्षा नीति जो रही थी, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं उसको आधार मानकर इसमें ये चीज़ों को क्रियान्वित किया गया था। कब किया गया था, 1986 और 1992 को क्या बना था, इसका बेस मान के ये तैयार किया गया था। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा पर ही दी जाएगी। देखिए, इसकी जो मेन विशेषता है ना, अब हम विशेषताओं के ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो ये जोर दिया गया था कि भैया इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा रहेगी वो बेसिकली जो रहेगी वो आपकी मातृभाषा पर ही ये क्या की दी जाएगी। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 2005 में जो शिक्षण के लिए यहाँ पर त्रिभाषाई सूत्र पर क्या किया गया, जोर दिया। अब 3 भाषाओं पर आधारित इसमें क्या किया था, जोर दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिभाषाई के लिए सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया था, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जो शिक्षा के लिए क्या गया, 3 सूत्री पर यहाँ पर जोर दिया गया था। 3 सूत्री शिक्षा कौन कौन सी है, कौन कौन सी भाषा, ये स्थानीय भाषा हो सकती है। आप देखिए, मातृभाषा कोई भी होती है जो स्थानीय भाषा होती है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं गुजराती और पंजाबी, हमने क्या ली थी, इसकी मातृभाषा ये ली जाती है। इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों की क्या होगी, गुजराती उसकी मूल भाषा हो सकती है और पंजाबी उसकी क्या होती है, मातृभाषा। अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं तो किसी की कुमाऊनी हो सकती है, किसी की गढ़वाली क्या हो सकती है, मातृभाषा होती है। जब हम राष्ट्रीय भाषा की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, हमारी पूरी हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच ये हो सकती है। आप देखिए, तीसरी भाषा को अगर हम बात करें अंग्रेजी और फ्रेंच क्यों रखा गया, तो क्यों रखा गया, क्योंकि जब हम अपने शिक्षा को जब प्राप्त करते हैं, जब हम अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं, तो हम ज़्यादा उन्नति किस प्रकार से दें। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम कहीं पर अपना जॉब को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें जिन चीज़ों की समस्या को जो हम फेस करते हैं तो हमारी यहाँ पर क्या है, बोली होती है, तो हम वहाँ पर अपनी बातों को सही तरीके से रख सकें। तो आज की अगर बात करूँ तो आज की बहुत ज़्यादा नीड ये ज़रूरत है कि आज के बच्चे, अगर आपके बच्चे को इंग्लिश बोलनी आ रही तो वो अच्छी तरीके से अपना क्या कहते हैं जीवन को निर्वाह कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये त्रिभाषाई क्षेत्र पर अगर कहूँ तो इसलिए जोर दिया गया था कि बच्चे का उसका सर्वांगीण विकास इसके आधार पर किया जा सकता है। किसके आधार पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर किया गया। शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत त्रिभाषाई सूत्र को दिया गया। त्रिभाषाई के अंतर्गत क्या है, मातृभाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा होगी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी और फ्रेंच दी गई है और राष्ट्रीय भाषा के लिए हिंदी, और अगर मातृभाषा के जो स्थानीय भाषा वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो निर्माण किया गया था वो 22 भाषाओं में किया गया था, याद रखना। अब 22 भाषाओं में इसका निर्धारण किया गया और 17 राज्यों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूँ जो ये दिया है कि भैया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है 2005 की, तो इसको निर्धारित करने के लिए इसमें 22 भाषाओं पर क्या किया था, इसको ध्यान दिया गया था। इस पे 22 भाषाओं को क्या गया था, रखा गया था। और 22 भाषाओं में से 17 भाषा अगर कहें, देखिए 22 भाषाओं का इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 22 भाषाओं को क्या गया था, स्थान दिया गया था, उन भाषाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। और साथ ही अगर तो इस चीज़ को जो 17 स्टेट हैं, 17 स्टेट ने कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट किया, इसको स्वीकार कर लिया कि भैया हाँ ये चीज़ें सही है। और नेशनल एजुकेशन फंड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहती हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की में करके सीखने के निगम पर क्या दिया गया, बल दिया गया।
इससे क्या होगा, जो सीखने की जो प्रतिक्रिया है, जो उसकी क्षमताएं हैं, कहीं ना कहीं उसको विकसित करने के कहीं ना कहीं इसमें प्रयास किया गया है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं बात करता हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में 2 सूत्रों पर यहाँ पर जोर दिया गया। जैसे हमने कहा कि भाषा के क्षेत्र में 3 सूत्रों पर, जो भाषाई सूत्रों में ध्यान दिया गया था, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो इस पे 2 सूत्रों पर यहाँ पर जोर दिया गया था, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षण अधिगम पढ़ोगे, जिसमें अगर मैं कहूँ कि अधिगम क्या है, अधिगम में भी यही चीज़ आती है कि मूर्त से अमूर्त और ज्ञान से अज्ञात की ओर, ये तमाम चीज़ें शिक्षण के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको इसको विस्तार से समझना है तो इसकी एक PDF ये भी है जहाँ पर हम तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे क्या है। ठीक है, अब देखिए पहले हम एक PDF को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्या है, संरचनावाद अर्थात निर्माणवाद की अवधारणा पर क्या दिया गया है, बल दिया है। किस प्रकार से हम बच्चों का संरचनात्मक रूप से उसकी क्या जो उसकी अवधारणा पर क्या देखते हैं, बल देते हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, उस पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। हमने इस पर क्या है सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु ये रखा, जिसमें क्या है छात्र स्वयं ज्ञान का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इसमें यह भी बल दिया कि बच्चे को इतना ज़्यादा सशक्त बना देना है कि वो स्वयं क्या कर सकता है, अपने ज्ञान का जो दीपक है उसको कोई ना कहीं वो जला सकता है, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर सकता है, अपने ज्ञान से उसको निर्माण कर सकता है। और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका क्या करता है, निभाता है। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में क्या कहते हैं, कोई उसको मार्ग दिखा रहा है तो वो उस सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में क्या कर सकता है, वो अपनी भूमिका निर्वाह करता है, ना कि निर्देशकर्ता के रूप में। अगर निर्देशकर्ता के मतलब कि भैया तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो, अमकड़ा ढमकड़ा, जो अगर ये कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। शिक्षक उसको क्या करेगा, सिर्फ एक मार्ग को प्रशस्त करेगा। ठीक है, उसको सुविधा प्रदाता की भूमिका यहाँ पर कि उसको एक सुझाव दे सकता है, बेटा ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं निर्देश नहीं, हाँ ये आपको करना ही है, इधर जाओ, ये आपका कैरियर होना चाहिए, ये निर्देशकर्ता के रूप में वो नहीं कर सकता। हाँ उसका मार्गदर्शक के रूप में हो सकता है, मगर निर्देशकर्ता के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, जब मैंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सामाजिक सरल और सक्रिय प्रतिक्रिया है, जिसके तहत क्या सपनों के भारत को धरातल पर क्या करना है, उतारना है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सामाजिक सरल और सक्रिय क्रियाओं पर फोकस रखा गया, जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर कहीं ना कहीं उतारा जाएगा। देखिए मेन उद्देश्य है कि जो हमारा सपना है भारत को एक सशक्त विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, जो ये तमाम चीज़ें, चाहे NAP 2020 की बात करें, NAP 1968 की बात करें या 86 की बात करें, तो मेन उद्देश्य इनमें जो संशोधन का जो था, जो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें लाई जाती है, कहीं ना कहीं हम भारत को सशक्त और विकसित राष्ट्र और एजुकेशन के क्षेत्र में उसको बहुत बेहतरीन सुदृढ़ बनाने का हमारा क्या था, ये लक्ष्य था। तो कहीं ना कहीं जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जब बात आती है 2005 में, तो इसमें एक सामाजिक ताना बाने की बात की गई है, उसको सरल तरीके से और सक्रिय रूप में उसमें गतिशीलता लाने की बात की गई है, जिसके तहत क्या होगा, जो हमने जो सपना देखा है, जो भारत के सपनों को कहीं ना कहीं हम जो भारत को एक ब्रॉड रूप में अगर हम विकसित राष्ट्र, या अगर आज जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु की अगर हम जब बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विश्व गुरु के बनाने की तरफ क्या होता है, ये तब बनेगा जब ये तमाम चीज़ें को सरलता से सामाजिक तौर पर सक्रिय रूप में क्या कर सकता है, जब हम इसको धरातल में उतरेंगे तब ये भारत के सपनों का एक धरातल ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य सूत्र क्या था। अब मुख्य सूत्र क्या था, बिना शिक्षा के बोझ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम लर्निंग विदाउट क्या होता है आपके जो बोर्डिंग करके हम जब बात करें, ठीक है, कि शिक्षा को बोझ रहित यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब बोझ रहित कब बनेगा, ये जब हम क्या करेंगे, चीज़ों को कहीं ना कहीं विस्तार रूप में उनको छोटी छोटी चीज़ों में विभाजित करेंगे, और किताबी ज्ञान तक हमें सीमित नहीं रहना, उसके बाहरी ज्ञान पर भी हमने क्या रखना है, फोकस रखना है। अब देखिए, ये नहीं कि बच्चे को किताबों को ही ज़्यादा लाद के लेके आए, उसका किताबों की भी चीज़ों को कम किया जाएगा, उसका जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती की जाएंगी, जिससे क्या होता है कि शिक्षा को क्या किया जाएगा, शिक्षा को बिना बोझ के यहाँ पर ये बनाना है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कहते हैं एनसीएफ 2005 के तहत क्या होता है, 5 अध्याय यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। 5 अध्याय क्या सम्मिलित, का भी क्वेश्चन पूछा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर कितने अध्यायों को सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 5 अध्यायों को क्या गया है, इसमें सम्मिलित किया गया। पहला जो है आपके परिप्रेक्ष्य की बात की जाती है वहाँ पर, और दूसरा है आपके सीखना और ज्ञान की बात की गई है। तीसरा जो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था व आकलन की यहाँ पर बात की गई है। जो चौथा है वो विद्यालय और कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए और व्यवस्थागत सुधार किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इन 5 बिंदुओं पर अगर कहें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हम हैं, तो इन 5 चीज़ों पर क्या है, केंद्रित है। आपका परिप्रेक्ष्य कैसा है कि आप जिस क्षेत्र के लिए बढ़ रहे हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से है, कि कैसा वहाँ पर क्या है आपका वातावरण है, किस प्रकार की चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। उसका पूरा कार्य क्षेत्र की बात करें, पूरा संपूर्ण चीज़ों को हम कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखना और ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो हम ये है यही इस चीज़ के अंदर सम्मिलित है। सीखना निरंतरता ये रहती है, शिक्षा का ही मेन उद्देश्य क्या होता है, सीखना होता है, ज्ञान को कहीं ना कहीं वृद्धि उसमें करना होता है। तो सीखना और यह ज्ञान एक ही चीज़ है। तो याद रखिएगा कि जब इंसान पैदा होता है तब से वो निरंतर मृत्यु शैया तक जब तक नहीं पहुँचता, तो वो निरंतर क्या करता है, कुछ ना कुछ निरंतरता सीखता रहे, या ज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो करता रहता है। और पाठ्य चर्चा की हम बात करते हैं तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अगर हम कहें कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था कैसी है, उसका आकलन कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, ठीक है। अब साथ ही व्यवस्थागत सुधार किस प्रकार से चीज़ों को वहाँ पर लाया गया है, शिक्षकों की कमी है या नहीं है, किस प्रकार से उसमें पढ़ाया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें इसमें रखा गया है। किसमें, आपके एनसीएफ 2005 के अंतर्गत इनको चीज़ों को रखा गया। अब यहाँ पर देखिए पाठ्यचर्या 2005 के 5 क्या है मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हो सकते हैं कि भैया हमें किस चीज़ में फोकस रखना है। 5 चीज़ें हैं। देखिए, पढ़ाई को रटंती प्रणाली से मुक्त रखना है, कि कहते हैं कि रटंती विद्या फलंती नहीं, इस कॉन्सेप्ट से इसको बाहर रखना है कि भैया आप जब पढ़ोगे और शीट पे पढ़ने के बाद उसको रट्टा मारोगे, ये जो प्रणाली है कहीं ना कहीं इस बच्चों को बाहर निकालने पर क्या रखा है, किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा बच्चों को। तो कहीं ना कहीं बच्चा स्वयं सीखेगा, स्वयं उन चीज़ों का अध्ययन करेगा और स्वयं ही क्या करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये इसमें क्या आ गया। अब यहाँ पर दूसरा है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। देखिए, बाहरी जीवन से जोड़ने की यहाँ पर बात इसलिए की गई कि जो विद्यालय, अगर हम बात करें, जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ 4 दीवारों के बीच में ही दिया जाती है। तो ये जो 4 दीवारी जो बीच में जो शिक्षा दी जाने वाली बात है, इसको 4 दीवारों के बीच में ना सीमित रखते हुए उसको क्या करना है, समाज के वातावरण में उसको लाना है। बाहरी ज्ञान का भी उसका बोध कराना बहुत ज़रूरी है। जब हम पाठ्यचर्या की अगर बात करें, कार्य इस तरह की हो कि वह बच्चों को क्या करना चाहिए, बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करें, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर रह जाए। जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम ऐसा तरीके से इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए कि बच्चा जो है उसके क्या होना, उसको सर्वांगीण बहुमुखी विकास, उसका चौमुखी विकास करने में यहाँ पर क्या है जोर दिया गया। उसको ऐसे अवसर प्रदान करें, ना कि आप सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को उसको देते रहते हैं, उस पर केंद्रित बना के रखा है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ आपकी उसका क्या होना चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए, बहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास में होना चाहिए। उसको अवसरों की प्रदानता देना कि आपके जो उसको सिर्फ पुस्तकों पर केंद्रित नहीं रखना चाहिए। ये कह रही है NEP 20 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की हम बात करें तो इसके क्या है, मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में हम इसको जानते। चौथा क्या है, कक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्ष की गतिविधियों में भी उसको जोड़ना जाए। देखिए, परीक्षा को ज़्यादा उलझन भरा नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा कि बच्चा हाँ ये तू इसको पढ़ना है तो तूने इसमें अच्छे 100% नंबर लाना है, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा उसमें लचीलापन आना चाहिए और कक्षा की जो गतिविधियाँ हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं उसको जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्नों को भी श्रृंखला उसमें रहनी चाहिए। बच्चों में एक ऐसी अभिवाही भावी पहचान का विकास करना है जिसमें कि वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत के राष्ट्रीय चिंताओं में भी सम्मिलित हो। देखिए, बच्चे को हमें ऐसी तरीके से उसको विकसित करना है जिससे क्या हो सकता है, बच्चा कहीं ना कहीं अपने विकास के पंखों को लगा सकता है, अपने विकास क्रम में वो क्या है आगे बढ़ सकता है। जिससे क्या होगा, बच्चा अपने पहचान को कहीं ना कहीं पहचान पाएगा, मैं कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है, उन चीज़ों को समझ पाएगा। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की अगर बात करो तो भारतीय लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं अपनी वो भूमिका को निर्वाह कर सकता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी वो
चीज़ों को समझ सके और राष्ट्रीय चिंताओं में भी वो सम्मिलित। अगर मैं कहूँ लोकतंत्र की आज की डेट में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके ईडी सीडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र को चौराहे पर जिस प्रकार से नंगा नाच करके नचाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। क्या हमारे देश में जो रोजगारों का सृजन कितना होना चाहिए, क्या हमारे देश में जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं क्या वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं, क्या हमारे जो देश में अगर हम जीएसटी की अगर बात करें, जो 16 से 18% जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो जीएसटी लगाई है, सर्वाधिक रूप में जो सबसे ज़्यादा महंगी जो शिक्षा आज देश के अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 18% क्या लीजिए जाए शिक्षा पर जीएसटी लगाई जाए। तो इस पे क्या होना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम तब लोकतांत्रिक मूल्यों को हम समझ पाए, हम अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों को समझें, हमारे अपने हकों को समझें। और भारतीय लोकतंत्र की अगर बात करें, राजनीति में भी बात करें, तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय चिंताओं की। अब राष्ट्र की चिंता कब होगी, जब हमारे देश में सभी चीज़ें सही तरीके से ना चल रही हो और उनकी जब सरेआम हत्या हो रही हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम कहीं मणिपुर जल रहा है, ठीक है, लद्दाख लेह लद्दाख में क्या हो रहा है, वहाँ के मिनरल सोर्स खत्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बातें हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें नहीं हो, इन चीज़ों पे भी हमारी क्या होनी चाहिए, बच्चों के बीच में क्या होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उन पे चिंताएं या उनमें कहीं ना कहीं ऐसे अवसरवादी अवसर उनको देने चाहिए कि भैया वो चीज़ों में भी वो समझ सके, अपनी राय रख सके। तो ये तमाम चीज़ें राष्ट्रीय जो पाठ्य केंद्रित जो रूपरेखा जो तैयार की गई है, कहने का मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की हम बात करते हैं, उसकी रूपरेखा की हम ये बात करें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 4 मुख्य विषयों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। 4 मुख्य विषय कौन से हैं? क्वेश्चन क्या बनता है कि एनसीएफ 2005 में कुल कितने विषयों को जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 4 विषय जोड़े गए हैं। भाषा को जोड़ा गया है, गणित को जोड़ा गया है, सामाजिक विज्ञान को जोड़ा गया, सामाजिक विज्ञान और क्या सामान्य ज्ञान को जोड़ा गया है। यहाँ पर जीके जोड़ा गया है, ठीक है, और एसएसटी को यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर अगर कहें गणित को और भाषा को यहाँ पर क्या प्रमुखता से स्थान दिया गया। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, नोट डाउन तो आपको करना ही है। अगर पढ़ना है, अगर इस बार का एलटी निकालना है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही होगी, ठीक है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। अब देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 2005 के अंतर्गत अगर हम कहें, बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन में राजनीति, जीवन और राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों में को भी सम्मिलित किया जाना है। देखिए, बालक हो या बालिका को क्या करना चाहिए, सामाजिक गुणों का उसके अंदर क्या विकास होना चाहिए। वो ये नहीं कि भैया अगर राजनीति क्षेत्र में की अगर चर्चा हो रही तो उसमें सिर्फ पुरुषों का ही जो बालक हैं वही अपना योगदान दे, लड़कियां भी उसमें अपना योगदान दे सकती। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बराबरता की अगर हम बात करें तो वो दोनों चीज़ों को, दोनों क्षेत्रों में अगर पुरुष और महिलाओं में वो चीज़ का विकास करना चाहिए। ये विकास कब होगा, सामाजिक गुणों के आधार पर इसको विकसित करना चाहिए। समाज में किस प्रकार से दोनों को बराबर हिस्सेदारी हो, दोनों का जो कद हो वो समान हो। ये नहीं कि लड़का है उसके साथ अलग भेदभाव हो रहा है, लड़की है उसके साथ अलग हो, ये चीज़ें नहीं, उसमें समानता लाने की यहाँ पर बात की। चाहे उसको समाजी अध्ययनों की बात करें, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके तौर पर उसको गहन अध्ययन कराए जाएँ, और साथ ही राजनीति विज्ञान में भी वो क्या है रुचि कर रहे हैं, इतिहास के क्षेत्र में भी, और साथ ही अर्थशास्त्र जैसे विषय हो गया, अगर भूगोल जैसे विषयों में भी इनको क्या करना चाहिए, बालक और बालिकाओं को समान रूप से क्या करना, सम्मिलित यहाँ पर करना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में 4 अन्य विषयों को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। 4 विषय अन्य कौन है, पहले जो मुख्य विषय हैं आपके यहाँ पर देख लिए, मुख्य विषयों की हमने जब बात करी थी तो मुख्य विषय आप कौन से हैं, भाषा होगी, गणित होगी, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। जब हम बालिकाओं की बात करते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनका भी अध्ययन करना चाहिए, राजनीति विज्ञान के, इतिहास के, जो अर्थशास्त्र और भूगोल ये विषय हैं। अब ये जो विषय हैं एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका भी क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। अब इसमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में 4 अन्य क्षेत्रों में को भी इनको जोड़ा गया। क्या है, कार्य क्षेत्र होना चाहिए, कला के क्षेत्र में पारस्परिक दस्तकारी के अंतर्गत है, स्वास्थ्य संबंधी और शारीरिक शिक्षा में भी कहीं शांति और योग की। अगर हमने कहा ना कि आज के विद्यालयों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं योगा टीचर भी हैं, ठीक है। अगर आप कहें शारीरिक शिक्षक भी वहाँ पर नियुक्त हैं, शारीरिक शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, और कला के क्षेत्र में पारस्परिक जो चीज़ें हैं उनको भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए, तो कार्यों को भी यहाँ पर किया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005
2005 में शिक्षा संबंधी कुछ उद्देश्यों की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये उद्देश्य यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए, बालकों को सामाजिक बदलाव परिवर्तन के लिए तैयार करनी चाहिए। ठीक है, समाज में किस प्रकार से बालकों को सामाजिक विकास के अंतर्गत उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके लिए भी उसको तैयार करना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रतिक्रियाओं में उसकी भागीदारी की प्रवृत्ति लेना, भैया तुम भी राजनीतिक क्षेत्र में आप बढ़ सकते हो, कहीं दूसरों की भलाई तथा भावनाओं के प्रति उसको संवेदनशील होना चाहिए। भैया अगर कहीं पर कोई किसी मान लीजिए कहीं पर किसी कार का एक्सीडेंट हो तो वहाँ पर से अगर बच्चे गुजर रहे हैं तो उनके अंदर ये क्षमताएं विकसित होनी चाहिए कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं सही तरीके से सुरक्षित करने का यहाँ पर क्या है ना, वो उनकी प्राथमिकता होनी है। और किसी बच्चे और किसी समाज में किसी भी ऐसे शख्स के प्रति उनकी क्या संवेदनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का सामना करें। अगर कोई बच्चे किसी परिस्थिति में फंस जाता है तो उन परिस्थितियों से निकलने में उसको सूझबूझ तरीके से उसमें उस परिस्थिति के अनुसार उसको ढालने में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी कंडीशन में है या कहें ऐसी परिस्थिति है कि उसके घर में कोई ऐसी मदर फादर अगर एक्सपायर हो गए तो उस कंडीशन में उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। वो क्या करे, अपने पढ़ाई को कहीं ना कहीं जारी रखे और जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करें। जो घटनाक्रम घट रहा है तो कहीं ना कहीं उससे डट के वो क्या करे, मुकाबला करे। बच्चों के लिए बालकों को उस योग्य बनाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। बच्चों में विचार और कर्म की क्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर स्वतंत्रता यहाँ पर होनी चाहिए। जब बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के निर्माण के लिए 4 समितियों का किया गया था, जो गठन किया गया था। कौन कौन सी 4 समितियां हैं याद रख ले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से क्या होना है, निर्माण समिति। अगर जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा है गूगल मीट के माध्यम से तो वो बच्चे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 7055107337 पर क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होती है, इसकी जो PDF जो है वो तमाम चीज़ें आपको नोट से भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, अब जब बात करें तो 4 समितियों का यहाँ पर क्या गया, गठन करने की बात की गई। तो पहले समिति की अगर बात करें, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से निर्मित यहाँ पर एक समिति होनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में जितने भी शिक्षक है उनके द्वारा विद्यालय में एक क्या ना शिक्षकों द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाना। गैर शारीरिक जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में भी ये चीज़ें को होना चाहिए। देखिए, सरकारी ही नहीं, जो गैर सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में भी क्या होना है, शिक्षकों द्वारा समिति का निर्माण करना चाहिए। सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी क्या करना चाहिए, अपने एक समिति का क्या करना निर्माण करना चाहिए। और अगर हम कहें गैर जो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ के कर्मचारियों में भी क्या होनी चाहिए, एक समिति का गठन यहाँ पर उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। अब पाठ्य चर्चा से आश्रय क्या है, इसका मतलब क्या था। पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक क्या करता है, अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या था, शिक्षक द्वारा जो दिए गए जो निर्देश है उनकी अनुक्रिया करता है। तो तब जाके वो अपने क्षेत्र को क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं पा सकता है। या कहें जो शिक्षक उसको जो दिशा को या कहें जो उसको दे रहा है जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहीं ना कहीं वो अडॉप्ट करे। अडॉप्ट करने के बाद अगर शिक्षक चाहता है कि भैया वो खेल विधा में अच्छा है तो उस दिशा के लिए वो रहे। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो अगर वो UPSC की तैयारी करते हैं उसकी तरफ उसको दिशा निर्देशित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो है शिक्षक जो करता है वो शैक्षणिक क्षेत्र में जो उसके उद्देश्य उनको पूरे करने के लिए क्या करता है, निर्देशन की अनुक्रियाओं को उसको विकसित करें। अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, शिक्षण के किसी विशिष्ट स्तर पर सिखाई जाने वाली किसी एक विषय वस्तु का निर्माण करना है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट मतलब कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर क्या करे का जो स्तर है उसके सिखाई जानी चाहिए। ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि पाठ्यक्रम कहलाया जाता है। जबकि सभी विषय वस्तुओं की क्या होनी चाहिए, रूपरेखा का निर्माण करना और पाठ्यचर्या वो कहलाया जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पाठ्यचर्या कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है कि जिससे कि देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो पाठ्यक्रम है, एक पाठ्यचर्या है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षण के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर क्या करना चाहिए जो विशिष्ट स्तर होते हैं, जो बच्चे की जो खूबियाँ होती हैं उनके स्तरों पर क्या है ना उसको सिखाए जाने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऐसी विषय वस्तु का निर्माण करना चाहिए और पाठ्यक्रम उसको ही कहलाया जाता है। जबकि क्या होता है, विषय वस्तुगत की अगर हम बात करें तो रूपरेखा का कहीं ना कहीं निर्माण करना पाठ्यचर्या के लिए वो कहलाया जाता है। ठीक, अब पाठ्यक्रम एक संकुचित क्या है, अवधारणा है, जबकि पाठ्यचर्या क्या है, एक व्यापक है। पाठ्यक्रम संकुचित है और पाठ्यचर्या उसका बहुमुखी विकास। ठीक है, पाठ्यक्रम है क्या, कक्षा के 4 दीवार के अंतर्गत वो सीमित रहता है। पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि वो विद्यालय जो के बाहर भी वो क्या कर सकता है, उसको क्रियान्वित कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको
फोवेल के आधार पर अगर हम बात करें तो पाठ्याचार्य संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य ये है। देखिए, शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक ये आईना है, ठीक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा में क्या अंतर है, पाठ्याचार्य में क्या अंतर है? देखिए, पाठ्यक्रम क्या होता है, शिक्षक पर आधारित होता है, यहाँ पर शिक्षार्थियों पर आधारित होता है। देखिए, ये दो चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं, ठीक है। एक तो पाठ्यक्रम लिखिए, एक पाठ्याचार्य लिखिए। तो जो पाठ्यक्रम होता है, पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो ये पाठ्यक्रम क्या होता है, शिक्षक पर केंद्रित है। जब शिक्षक आएगा तभी आपको पढ़ाएगा। ये अल्पकालीन होता है, संकुचित क्षेत्र में ये होता है और शिक्षकों द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, उद्देश्य की प्राप्ति का साधन करता है। अगर कहूँ एक ही विषय की वस्तु की रूपरेखा यहाँ पर होती है, मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का है या मैथ का पेपर है या मैथ का, जब अगर मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, 10 ही चैप्टरों पर ये क्या होता है, आधारित होता है। शिक्षण गतिविधियाँ इसके अंतर्गत होती हैं, याद रखें, ठीक है। और अगर बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है और शिक्षक प्लस विद्यार्थी की क्रियाकलापों पर ये आधारित होता है। थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जब शिक्षक होता है और विद्यार्थी जो होता है उसकी क्रियाओं का समावेश होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है यहाँ पर पूर्ण करना होता है, ठीक है। अब वहीं पर हम पाठ्याचार्य की अगर बात करें, पाठ्याचार्य इसमें क्या होता है, शिक्षकों को यहाँ पर केंद्रित, जो शिक्षार्थी होते हैं उनका केंद्रित, तो यहाँ पर दीर्घकालीन, ये क्या है, अल्पकालीन है, यहाँ दीर्घकालीन हो, यहाँ पर संकुचित है, यहाँ पर क्या है आपका व्यापक क्षेत्र ये फैला रहता है। यहाँ शिक्षकों द्वारा निर्माण किया जाता है, शैक्षणिक एजेंसियों द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। याद देखिएगा, उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है, यहाँ उद्देश्य की प्राप्ति का साधक होता है, साध्य यहाँ पर होता है। यहाँ पर एकल विषय पर वस्तु पर आधारित रूपरेखा होती है, यहाँ पर सभी विषयों की रूपरेखा यहाँ पर तैयार कीजिए। यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ प्लस आपके जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना भी यहाँ होता है। देखिए, यहाँ पर शिक्षक प्लस विद्यालय की क्रियाकलापों में समय, तो यहाँ पर संपूर्ण विद्यालय यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और उसके संसाधन जो होते हैं उसके समावेश, यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है, यहाँ पर व्यवहारिक उसमें परिवर्तन लाना होता है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर पाठ्याचार्य की अगर बात करें, यहाँ पाठ्याचार्य का निर्माण का आधार क्या है, बालक केंद्रित पाठ्याचार्य, ठीक है, और अनुभवों पर केंद्रित होना चाहिए, शिल्प केंद्रित क्या ना करिकुलम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एक्टिविटी किस प्रकार से, विषय वस्तु पर आधारित करिकुलम होना चाहिए, सह संबंधित आधारित पाठ्यक्रम, ये पाठ्यचर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर क्रियात्मक पाठ्यक्रम, पाठ्याचार्य अगर करिकुलम की बात करें तो एक ही पाठ्यचर्चा और कोर पाठ्य कार्य इसमें के अंतर्गत होते हैं। या देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाठ्याचार्य निर्माण का आधार जिसे माना गया वो दार्शनिक आधार माना गया, फिलोसफरों पर आधारित, मनोवैज्ञानिक आधार माना है, वैज्ञानिक आधार माना गया, उसे ऐतिहासिक तौर पे भी किया गया है, उसके आधार माने सामाजिक तौर पे तो माना गया है, सांस्कृतिक तौर पे भी उसमें ये माना गया। अब अगर थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि नेशनल करिकुलम 2005 के विषय पर आधारित जो ये सुझाव हैं पाठ्यक्रम के, तो उसमें क्या है, यहाँ पर गणित की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, साथ ही आपके एसएसटी की यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, गणित की अगर बात करें तो बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करने का यहाँ पर क्या जोर दिया गया है और चिंतन पर जोर दिया गया है, और समस्याओं को सूझबूझ करके वो क्या करे, उसको सुलझाने वाला यहाँ पर पाठ्यक्रम होना चाहिए गणित के क्षेत्र के अंदर विशेषकर, ठीक है। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो खोज करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित होनी चाहिए, और अज्ञान से जो अज्ञान है वो अंधविश्वास को क्या करें, वो दूर करने का यहाँ पर करना चाहिए कि भैया हाँ भगवान होता है, और इस धारणा को कहीं ना कहीं वो साइंस उसको झुठलाता है। तो ये इस प्रकार से मैं बात रख रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करूँ तो बालक को प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास उसके अंतर्गत होना चाहिए, सामाजिक वंचित वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उसका विकसित होना चाहिए, सामाजिक मूल्यों का विषय पर आधारित ज्ञान उसमें होना चाहिए, अच्छे विचारों को अंदर होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने का पाठ्यक्रम यहाँ पर क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। अब देखिए, अन्य जानकारियाँ आपके सामने मैं अगर साझा करूँ तो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विद्यालय में कैलेंडर और साथ ही समय विभाग का चक्र यहाँ पर लचीला बनाया जाना चाहिए। देखिए, हम साल भर क्या पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार का समय सारणी होनी चाहिए, वो तमाम उसमें लचीलापन आना चाहिए। और अगर स्कूलों के पुस्तकालय में स्थानीय लेखकों और लोक कलाओं तथा उसमें स्थानीय संस्कृति से संबंधित पुस्तक रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने मैथ, इंग्लिश, साइंस अलग अलग सब्जेक्टों की किताब लिखी, अलग अलग लेखों की किताब, मगर आपको क्या है ना, आपके स्कूल में स्थानीय भाषा को यहाँ पर क्या है प्रमुखता दी गई है, राष्ट्रीय भाषा को प्रमुखता दी है, और आपकी इंग्लिश, ये 3 भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो कहने का मतलब है कि आपके लेखकों, जो स्थानीय लेखक हैं उनकी किताबें भी आपके लाइब्रेरी में होनी चाहिए। लोग जो कलाएँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं विद्यालय में संरक्षित किया जाना चाहिए, और स्थानीय संस्कृति जो है, हमारी जो लोकल जो एक्टिविटी हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुस्तकों को वहाँ पर रखा जाना चाहिए
पाठ्य योजना से अभिप्राय उन सभी बातों का विवरण तैयार करना है जिसे शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने में क्या है उसकी इच्छा रखता है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाने जाता है तो उस समय वो क्या करे, उस पाठ को कंप्लीट तरीके से पढ़ाने में वो सक्षम हो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य बालकों में तार्किक चिंतन और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर कहें NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सुझाव दिया गया है कि कक्षा 10 की बोर्ड की जो परीक्षा है ऐच्छिक हो, ठीक है। और साथ ही NCF 2005 की अवधारणा के संबंध में मनोवैज्ञानिक संरचनावाद संप्रदाय से ये होना चाहिए, तो याद रखिएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका सुविधा प्रदत्त यहाँ पर हो भैया। जो इसके अंतर्गत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शिक्षकों की क्या होनी चाहिए, भूमिका भी की सुविधा प्रदत्त है, यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं सुविधाओं के अंतर्गत उनको जोड़ा जाना चाहिए। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कंप्यूटर और पर्यावरण शिक्षा को भी कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से लागू कर देने का उद्देश्य रखा है कि भैया कि हमारा जो कंप्यूटर, हम तकनीकी क्षेत्र का अगर जिस प्रकार से अगर 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी युग में हम जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है तो हमें कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हम अपने इस युग में जी रहे हैं, एक तरफ हम तकनीकी क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें पर्यावरण शिक्षा को भी हमने महत्व, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही, हिमालय धीरे धीरे बहुत तरीके से बिगड़ रहा है, मौसम अपनी करवट बदल रहा है, समय पर चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है आपके मानसून पर आधारित हमारे क्या है ये कृषि व्यवस्था है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वातावरण में किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, वो तमाम चीज़ों को हम इस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंदर राष्ट्रीय जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर ये रखा है। दोस्तों ये वाला जो वीडियो था ये पूर्ण तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी क्या करें, इसे साझा कर सकते हैं। इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो पूरी तरीके से NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के, तो ये जो आप PDF देख रहे हैं तो इसमें जो विशेषताएं दी गई हैं, जो इसमें प्रमुख चीज़ें दी गई सरलता से यहाँ पर बताया गया, तो वो चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।